गुड इवनिंग एवरीवन। आप सब लोग का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे मातृभूमि और ये चैप्टर है क्लास 6 हिंदी एनसीईआरटी मल्हार बुक का फर्स्ट चैप्टर है ये। और ये है एक कविता और कविता को गाना पड़ता है। चलिए साथ में गाते हैं। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियाँ लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग चहर रही हैं। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़िया चहक रही हैं हो मस्त झाड़ियों में। अमराइयाँ घनी है कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन तन मन सवारती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया सिखाई जग को दिया दिखाया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी। और ये कविता है हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि सोहनलाल द्विवेदी द्वारा रचित। ठीक है, ये यहाँ पे राइटर का नेम भी है। चलिए अब इसकी हम लोग अर्थ समझते हैं। देखिए, ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है। जैसे हिमालय सदा खड़ा है, बिल्कुल निडर होके आकाश चूमता है, मतलब उसकी ऊंचाई आकाश को चूमने वाली है, बहुत ज़्यादा है। नीचे चरण तले झुक, और जब हम उस अपने देश के नीचे चरणों में झुकते हैं तो हमको क्या दिखाई देता है? नित्य सिंधु झूमता, सिंधु मतलब सागर, समुद्र। और हमें ऐसा लगता है कि उसके चरणों में नित्य मतलब रोज समुद्र झूमता है। गंगा यमुना त्रिवेणी, गंगा और यमुना और सरस्वती जहाँ उनका तीनों एक साथ मिलती है उसको कहते हैं त्रिवेणी। नदियाँ लहर रही है, जगमग छटा निराली पक पक छहर रही हैं। और उनकी जो जगमग जगमग जो छटा है, जैसे सूर्य की किरणें जब नदियों में पड़ती हैं, कभी आप गौर से देखना तो नदियों का जो दृश्य है वो बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है उसमें, क्योंकि किरणें एकदम धूप में जो पानी जैसी पानी में सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो एकदम चमकने लगता है पानी। तो जगमग जगमग छटा निराली मतलब जगमगाने लगती हैं। और ये जो नदियों की जो ये छटा है, जो ये छवि है, जो ये चित्र है, जो ये दृश्य है, वो बहुत ही क्या है, निराला है, मतलब प्यारा है। पग पग छहर रही हैं, ऐसा लगता है जैसे हर पल हर कदम पग पग मतलब कदम कदम पे ये दृश्य देखने को मिलता है। वह पुण्य भूमि मेरी, और यह जो पुण्य भूमि है वो मेरी है, हमारी मातृभूमि है वो। वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह सोने के समान वो भूमि मेरी है। वह जन्म भूमि मेरी, वह मेरी जन्मभूमि है। और वह मातृभूमि मेरी, वह मेरी मातृभूमि भी है। झरने अनेक झरते जिस देश में अनेक झरने बहते हैं, जिसकी पहाड़ियों में, और झरने जाहिर सी बात है पहाड़ियों से ही निकलेंगे ना। चिड़ियाँ चहक रही हैं हो मस्त झाड़ियों में, और चिड़ियों को रहने के लिए झाड़ियों वाला जो स्थान है वो बहुत ज़्यादा प्रिय होता है, और वहीं पे वो बैठ के आराम से चहकती रहती हैं। कभी आपको भी मौका मिले पेड़ों की झुरमुट के आसपास जाने का, तो आप लोगों ने देखा भी होगा गांव में तो ये दृश्य कॉमन सा ही है, जहाँ पे बहुत सारे पेड़ होते हैं, झाड़ियाँ होती हैं, उन उन झुरमुटों में चिड़ियाएँ बहुत ज़्यादा सुबह और शाम के समय बोलती हैं, चहकने लग जाती है ना। नेक्स्ट आइए, अमराइयाँ घनी है। अमराइयाँ मतलब आम के बाग। कोयल पुकारती है, कोयल को आम के बाग बहुत ही प्रिय होते हैं और वो उन्हीं में बैठ के कुहू कुहू करके बोलती है। बहती मलय पवन, मलय पर्वत से आती हुई जो पवन है वो बह रही है। तन मन सवारती, मन को बिल्कुल प्रफुल्लित कर देती है वो, तन मन को सवार देती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह मेरी धर्म भूमि है। वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। वह जन्मभूमि, कर्मभूमि और मातृभूमि मेरी है। जन्मे जहाँ रघुपति, जहाँ रघुपति मतलब श्री राम का जन्म हुआ,
जन्मी जहाँ ती सीता, जहाँ सीता का जन्म हुआ। श्री कृष्ण ने सुनाई बंसी पुनीत गीता, और जहाँ श्री कृष्ण ने सुंदर सी बांसुरी, बंसी मतलब बांसुरी सुनाई और गीता का उपदेश दिया, जो संसार के लिए बहुत ही क्या है, प्रेरणादायक है और बहुत ज़्यादा उपयोगी है। नेक्स्ट, गौतम ने जन्म लेकर, गौतम बुद्ध का जन्म भी आप सब लोग को पता है भारत में हुआ था। जिसका सुयश बढ़ाया, उसका सुयश बढ़ाया, उसके मान को और ज़्यादा बढ़ाया, जग को दिया सिखाई। और गौतम बुद्ध ने क्या कहा कि प्राणियों के प्रति दया रखी, है ना, जग को दिया दिखाया, और उन्होंने अपने दिया रूपी प्रकाश, अपना ज्ञान रूपी दिया सारे जग को दिखाया, और जग में पूरा क्या करा, अपने ज्ञान का प्रकाश फैलाया। वह युद्ध भूमि मेरी, उस भूमि को बचाने के लिए मैंने बहुत सारे युद्ध लड़े हमने। वह बुद्ध भूमि मेरी, वह ज्ञान और बुद्धि के भंडार वाली भूमि मेरी है। वह मातृभूमि मेरी, वह मेरी माता की भूमि है। वह जन्मभूमि मेरी, और वो जन्मभूमि भी मेरी है। इसके राइटर हैं सोहनलाल द्विवेदी जी। ठीक है, आगे आइए नेक्स्ट पेज में। कवि से परिचय। इस कविता को हिंदी के प्रसिद्ध कवियों में से एक सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखा है। उनका जन्म आज से लगभग 125 साल पहले हुआ था। उस समय अंग्रेजों का भारत पर अधिपत्य था, मतलब अधिकार था। भारत उस समय भारत अंग्रेजों का गुलाम था। अंग्रेजों ने भारत पे कब्जा किया था। उन्होंने अपनी लेखनी से, अपनी लेखनी मतलब अपने लिखने के ढंग से या अपने लिखने के तरीके से अंग्रेजों का विरोध किया। उनकी लेखनी का सबसे प्रिय विषय देशभक्ति था। भारत के गौरव का गान करना उन्हें बहुत प्रिय था। उनकी कुछ और चर्चित कवि रचनाएं हैं। बड़े चलो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ये उनकी बहुत ही प्रसिद्ध कविताएं हैं। और जाहिर सी बात है, उस समय हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, तो देश को प्रेरित करने के लिए, देश को अपनी जो गौरवशाली इतिहास है उसके प्रति जोड़ने के लिए हिंदी साहित्य के कवियों ने भी बहुत बड़ा योगदान दिया था। और हमको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा क्रांतिकारियों ने हमारे देश को आज़ाद करने में सहयोग दिया, या और लोगों ने भी सहयोग किया। ये बात सच है कि क्रांतिकारियों ने अपने देश को आज़ाद करने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया, लेकिन उतनी ही बड़ी सच्चाई ये भी है कि जो भी व्यक्ति जिस जिस फील्ड में उस वक्त थे, उन्होंने अपना अपना कर्तव्य निभाया। और उन्हीं में से जो साहित्यकार थे हिंदी साहित्य के, उन्होंने भी अपना कर्तव्य बखूबी निभाया। उन्होंने प्रेरणादायक कविताएं, प्रेरणादायक लेख, प्रेरणादायक कहानियाँ पूरे देश को समाचार पत्रों के माध्यम से, मैगजीनों के माध्यम से और लेटर्स के माध्यम से या रचनाओं के माध्यम से पूरे देशवासियों को प्रेरित करने का काम भी किया। और निसंदेह है भारत की आज़ादी में उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। किनका? हिंदी साहित्य के कवियों का। ठीक है, नेक्स्ट आइए पाठ से। अब पाठ से मतलब इसमें पाठ से रिलेटेड ही कुछ गतिविधियां हैं, अब हम लोग इनको करेंगे। और एनसीईआरटी की जो पुस्तक है ये बहुत अच्छी पुस्तक है। इसमें बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा ये है, और इसी को हम लोग पढ़ते हैं। अब ये चैप्टर तो छोटा सा है, एक छोटी सी कविता है मातृभूमि से रिलेटेड। अब इसके आगे बहुत कुछ है करने के लिए, चलिए हम लोग साथ में करते। पाठ से आइए, अब हम इस कविता का विस्तार से चर्चा करें। आगे दी गई गतिविधियां इस कार्य में आपकी सहायता करेंगी। देखिए, अगर आगे आगे गतिविधियां आप करते जाएंगे, आपको विस्तार से कविता समझ में आती जाएगी। मेरी समझ से नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है? उनके सामने तारा बनाइए। हिंद महासागर के लिए कविता में कौन सा शब्द आया है? बताइए। हिंद महासागर के लिए कविता में आया है सिंधु। सिंधु मतलब सागर। मातृभूमि कविता में मुख्य रूप से भारत की प्रशंसा की गई है, भारत के महापुरुषों की जय की गई है, भारत की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की है, भारतवासियों की वीरता का वखान किया गया है। अब बताइए इसमें क्या हो सकता है? जाहिर सी बात है, इसमें भारत की प्रशंसा की गई है ना। जो भारत देश है, जैसा उसका फिजिकल स्ट्रक्चर है, उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट देखिए खो। अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने हैं। अब आप बताइए, इतना तो आप भी समझ ही रहे होंगे कि कविता में भारत की विशेषता के बारे में वर्णन किया गया है, जिससे भारतवासी प्रेरित हो सके। उस समय की जो कंडीशन थी, जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, ये कविता उस समय लिखी है कवि ने। तो उस समय बहुत जो भारतीय जो जनता थी वो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट थी अपने देश को लेके। उनको ऐसा मतलब
अंग्रेजों ने डरा डरा के उनको ऐसा, उनकी मेंटेलिटी ऐसी बना दी थी कि वो अपने देश के बारे में नहीं जानते थे। क्योंकि उस समय हमारी आधी से उस समय जब, एक फैक्ट ये भी है पता है आपको, कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, ओनली 12% जो जनता थी वही क्या थी, साक्षर थी। केवल 12% जनता ही हमारे देश की साक्षर थी। इसका मतलब 100 में से केवल 12 लोग ही पढ़े लिखे थे। तो सोचो कितनी ज़्यादा निरक्षरता थी, कितनी मतलब अज्ञानता थी उस समय भारत में ना। तो इसलिए कवि ने ये कविता लिखी है। आगे आप अपने हिसाब से भी चर्चा कर सकते हैं और मुझे भी बता, सब लोग बड़े हो गए, आप भी तो कुछ सोच में, आपकी सोच में और मेरी सोच में ज़रूरी नहीं है कि समानता हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मिलकर करें मिलान। पाठ में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके अर्थ व या संदर्भ से मिलाएं। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। हिमालय, हिमालय क्या है बताइए, हिमालय क्या है? हम्म त्रिवेणी, मलय पवन, सिंधु, गंगा यमुना, रघुपति, श्री कृष्ण, सीता, गीता, गौतम बुद्ध। अब एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं, फिर मिलाते जाएंगे। एक प्रसिद्ध महापुरुष, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक। अब बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक थे वो तो गौतम बुद्ध ही थे, है ना। वासुदेव, वासुदेव के पुत्र वासुदेव, इसको हम आगे मिलाएंगे। भारत की प्रसिद्ध नदियां, कौन है भारत की प्रसिद्ध नदियां? गंगा और यमुना। अब है तीन नदियों की मिली हुई धारा या संगम, तीन नदियों के संगम को क्या कहते हैं? त्रिवेणी। ठीक है, श्री रामचंद्र का एक नाम, दशरथ के पुत्र। रघुपति किसका नाम है? श्री रामचंद्र जी का एक नाम है। दक्षिण भारत के मलय पर्वत से चलने वाली सुगंधित वायु, इसको कहते हैं मलय। ठीक है, ये मलय पवन। सेवंथ देखिए, एक प्रसिद्ध और प्राचीन ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता, इसमें वो प्रश्न उत्तर और संवाद है जो महाभारत में श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए थे, ये एक गीता है। ये गीता जनरली एक पुस्तक का नाम है जो हमारे हिंदू धर्म की एक हॉली बुक है। नेक्स्ट देखिए, समुद्र एक नदी का नाम। अब बताइए कौन है समुद्र और एक नदी का नाम? सिंधु नदी। सिंधु फिर बहते हुए पाकिस्तान को चली जाती है ना। नेक्स्ट देखिए, जनक की पुत्री सीता, भारत की उत्तरी सीमा पर फैली पर्वतमाला, ये हिमालय पर्वतमाला है। हिमालय जनरली एक पर्वत का नाम नहीं, हिमालय एक रेंज है। और जैसे कि कोई भी पर्वत ऐसा तो नहीं है कि वो अकेले होता है, उसकी भी कुछ लेयर्स बाय लेयर्स, स्टेप बाय स्टेप बनते रहते हैं ना। जैसे अरावली की श्रृंखलाएं हैं, नीलगिरी की श्रृंखला है, वैसे ही एक हिमालय रेंज भी है। हिमालय एक पर्वतमाला, हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं कहते हैं उनको। ठीक है, नेक्स्ट आइए, पंक्तियों पर चर्चा कीजिए। अब कुछ पंक्तियां दी गई हैं, उन पे हमको थोड़ा सा चर्चा करनी है, मतलब डिस्कशन करना है। चलिए देखते हैं कौन सी पंक्तियां हैं। कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका अर्थ समझ में आया या नहीं आया? अपने विचार कक्षा में अपने समूह से साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। देखिए, अब आप मेरे को बताइएगा क्या आप समझते हैं इससे। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। मतलब अब कवि यहाँ पे कहना चाह रहे हैं, वह युद्ध भूमि मेरी, इस भूमि की रक्षा के लिए मैंने, मतलब मैंने कौन, भारतवासियों ने बहुत सारे युद्ध लड़े हैं। वह बुद्ध भूमि मेरी, बुद्ध मतलब एक बुद्ध भूमि का मतलब तो सीधे सीधे तात्पर्य ये हुआ कि जो गौतम बुद्ध की भूमि है, जहाँ गौतम बुद्ध ने जन्म लिया। दूसरी बुद्ध भूमि है कि जो ये जो ज्ञान, बुद्ध मतलब बुद्धि, ज्ञान, और ज्ञान की जो ये मेरी भूमि है वो मेरी है। वह मातृभूमि, वो मेरी मातृभूमि है, क्योंकि हम अपनी भारत देश को भारत माता कहते हैं ना, अपनी भूमि को हमने माता का दर्जा दिया है। वह जन्मभूमि मेरी, निसंदेह अगर उस भूमि पर हमने जन्म लिया है तो वो जन्मभूमि तो हुई ना, वो हमारी जन्मभूमि है, वो हमारी मातृभूमि है। और इस मातृभूमि की रक्षा के लिए हमने बहुत सारे युद्ध भी लड़े हैं, और ये भूमि ज्ञान विज्ञान की भी भूमि रही है। और गौतम, प्रसिद्ध जो संत थे वो गौतम बुद्ध, उनकी भूमि तो है ही है। ठीक है, नेक्स्ट, सोच विचार के लिए कविता को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। अब देखिए, कोयल कहाँ रहती है? अमरायु में। तनमन कौन संवारती है? मलय पर। नए कहाँ झरते हैं? हम्म पहाड़ियों में। श्री कृष्ण ने क्या सुनाया? वंशी और गीता। गौतम ने किसका यश बढ़ाया? अपने देश का सुयश बढ़ाया ना।
खो देखिए, नदियाँ लहर रही हैं, पग पग चहर रही हैं। लहर का अर्थ होता है पानी का हिलोरा, मौज, उमंग, वेग, जोश। छहर का अर्थ होता है बिखरना, छितराना, छिटकना, फैलना। कविता पढ़कर पता लगाइए और लिखिए कहाँ कहाँ छटा छह रही है। किसका पानी लहर रहा है? नदियों का पानी लहर रहा है। और छटा क्या कर रही? चहर रही है। सुंदर जब झरने झर रहे हैं तो छटाएं छहर रही हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए कविता की रचना। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही है। यमुन यमुन शब्द यहाँ यमुना नदी के लिए आया है। कभी कभी कवि कविता की लय और सौंदर्य को बढ़ाने के लिए इस प्रकार के शब्दों को थोड़ा बदल देते हैं। यदि आप कविता को थोड़ा और ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको बहुत सी विशेषताएं पता चलेंगी। आपको जो विशेष बातें दिखाई दें उन्हें आपस में साझा करें और लिखिए। ऊपर इस कविता का एक शीर्षक है मिलान। अब देखिए जैसे यमुना, तो आप यमुन तो कहीं आपने नाम नहीं सुना होगा यमुना का ना, लेकिन कवि ने यहाँ पे क्या अपनी रचना को ज़्यादा आकर्षक बनाने के लिए, अपनी रचना को ज़्यादा लयबद्ध करने के लिए यमुना की जगह यमुन वर्ड यूज़ कर दिया है ना। सेम ऐसे ही है वंशी और गीता, और ऐसे भी ऐसे वंशी गीता सुनाई भी एक साथ कह दिए है ना कवि ने। ऐसा भी हो सकता है श्री कृष्ण ने यहाँ बंसी बजाई और गीता को सुनाया, ऐसा भी हो सकता था। लेकिन वहाँ पे कवि लयात्मकता नहीं प्राप्त कर पा रहा था, लय नहीं बैठा पा रहा था, तो इसलिए कवि ने वहाँ पे सीधे सीधे वंशी और गीता सुनाई कह दिया ना। तो इस टाइप से भी कवि लिखते हैं। मिलान देखिए, स्तंभ 1 और स्तंभ 2 में जो पंक्तियां दी गई मिलते जुलते भाव वाली पंक्तियों को रेखा खींच कर जोड़िए। अब जो सेम भाव वाली पंक्तियां उनको मिलाना है हमने। वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। अब मैंने उस भूमि में जन्म लिया, वह मेरी माँ समान है। इसका अर्थ ये होगा। चिड़ियाँ चहक रही हैं हो मस्त झाड़ियों में, यहाँ आम के घने उद्यान है जिसमें कोयल आदि पक्षी चहचहा रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। और वहाँ की जलवायु इतनी सुखदाई है कि पक्षी पेड़ पौधे प्रसन्न होकर गीत गा रहे हैं। अमरा यहाँ घनी है, कोयल पुकारती, आम के घने बागों में कोयल आदि पक्षी चहचहा रहे हैं। आम के वृक्ष क्योंकि थोड़ा फैलाव वाले होते हैं और बहुत ज़्यादा हाइट के भी नहीं होते, बहुत कम हाइट के भी नहीं होते, इसलिए आम के जो वृक्ष हैं वो चिड़ियों को बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं। अनुमान और कल्पना। अब आपने थोड़ा सोचना भी है और इमेजिन भी करना है, कल्पना भी करनी है। अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। अमरा यहाँ घनी है, कोयल पुकारती है। कोयल क्यों पुकार रही होगी? किसे पुकार रही होगी? कैसे पुकार रही होगी? जाहिर सी बात है कोयल मतलब बारिश के मौसम, जब बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हो जाती है ना, तो बारिश या बादलों को पुकार रही होती है कोयल। और कोयल जब आम के बागों में अमराइयाँ आ जाती हैं, बाग के जो आम के जो फूल होते हैं ना, उनको उनको कोयल कोयल उनको बहुत पसंद करती है, तो वो जब आ जाते हैं तो कोयल तब भी पुकारने लग जाती है कि अब गर्मी का मौसम आ रहा है धीरे धीरे। ठीक है। खो देखिए, मलय पवन। बहती मलय पवन है, तन मन सवारती है। पवन किसका तन मन सवारती है? वह यह कैसे करती है? जो मलय पर्वत से जो आने वाली पवन है, वो मलय पर्वत में बहुत सारी जड़ी बूटियां होती हैं, बहुत सारा सुगंधित फूल होते हैं। तो जब मलय पवन से होकर हवा गुजरती है तो अपने साथ बहुत ज़्यादा सुगंधित हवा को लेके आती है, बहुत सारे औषधियों से की खुशबू को लिए आती है। तो उससे ऐसा माना जाता है, तो उससे एकदम जो व्यक्ति थोड़ा उसे अच्छा फील नहीं हो रहा है, तो उसे भी एकदम तन मन को संवार देती है उसकी, मतलब बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है मलय पवन से आने वाली हवा। ठीक है। शब्दों का रूप। नीचे शब्दों से जुड़ी कुछ गतिविधियां दी गई हैं। इन्हें करने के लिए आप शब्दकोश, अपने शिक्षक और साथियों की सहायता भी ले सकते हैं। नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़िए। ठीक है। जगमग छटा निराली, पग पग छह रही है। इन पंक्तियों में पग 2 बार आया है। इसका अर्थ हर पग या हर कदम पर। शब्दों के ऐसे ही कुछ जोड़े नीचे दिए गए, इनके अर्थ लिखिए। अब नीचे कुछ अर्थ दिए गए नेक्स्ट पेज में, उन पे लिखना है। जैसे घर घर, घर घर मतलब हर जगह। बाल बाल मतलब हर एक कण में। सांस सांस हर एक सांस में। देश देश हर एक देश में। पर्वत पर्वत मतलब हर एक पर्वत में। इनका अर्थ ऐसे लिखना है आपने। ठीक है। खो देखिए, वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी। कविता में भूमि शब्द में अलग अलग शब्द जोड़कर नए नए शब्द बनाइए। आप भी कुछ नए शब्द बनाइए और उनका अर्थ पता कीजिए। देखिए जैसे संकेत है, तप, देव, जन्म, भारत, कर्म, कर्तव्य, मरु, मलय, मल्ल, यज्ञ, रंग, रण, सिद्ध आदि। जैसे इसमें बहुत सारे बन सकते हैं। जितने ये शब्द दिए गए इन सब में भूमि मिला के बनाया जा सकता है। जैसे देखो,
तपभूमि, देवभूमि, भारत भूमि, जन्मभूमि, कर्मभूमि, कर्तव्य भूमि, मरुभूमि, मलय भूमि, मल्लभूमि, यज्ञ भूमि, रणभूमि, रंगभूमि, सिद्ध भूमि। तो ये सारे शब्द बन सकते हैं और भी बहुत सारे बन सकते हैं, आप भी सोचिए थोड़ा सा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, थोड़ा भिन्न थोड़ा समान, नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़िए। जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। ठीक है, दया दिया में केवल एक मात्रा का अंतर है, लेकिन एक मात्रा के कारण शब्द का अर्थ पूरी तरह बदल गया। आप भी अपने समूह में मिलकर ऐसे शब्दों की सूची बनाएं जिनमें केवल मात्रा का अंतर हो, जैसे घड़ा, घड़ी, पाठ से आगे। आपकी बात, इस कविता में भारत का सुंदर वर्णन किया गया है। आप भारत के किस स्थान पर रहते हो, वह स्थान आपको कैसा लगता है, उस स्थान की विशेषता बताइए। प्रकृति, खान पान, जलवायु, प्रसिद्ध स्थल। अब आप लोग जिस जिस भी कोने से भारत के इस पाठ को पढ़ेंगे, तो आपने अपने अपने स्थान के बारे में लिखना है, अपने अपने प्रदेश के बारे में लिखना है। ठीक है, तो ये तो आप लोग खुद ही लिखेंगे ना। अब वहाँ की कैसा मौसम है, क्या आप खाते पीते हैं, है ना, और आसपास आपके पर्वत हैं या प्लेन है या समुद्री इलाका है या मैदानी इलाका है, और क्या क्या प्रसिद्ध स्थान है। जैसे मैं उत्तराखंड से ये वीडियो बना रही हूँ, तो मेरे आसपास तो बहुत ज़्यादा पहाड़ हैं, बहुत हरियाली है और एकदम शांत वातावरण है। अभी अपने परिवार के किसी सदस्य या मित्र के बारे में लिखिए, उसकी कौन कौन सी बातें आपको अच्छी लगती हैं। अपने परिवार के किसी सदस्य या मित्र के बारे में लिख सकते हैं आप, जो भी आपका बेस्ट फ्रेंड है, या अपने भाई बहन के बारे में लिख सकते हैं। वंशी से देखिए, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। वंशी बांसुरी को कहते हैं, यह मुंह से फूंक कर बजाए जाने वाला एक वाद्य यानी बाजा है। नीचे फूंक कर बजाए जाने वाले कुछ वाद्य के चित्र दिए गए हैं, इनके नाम शब्द जाल से खोजिए और सही चित्र के नीचे लिखिए। ठीक है, अब यहाँ ये आपका ये दिया है, यहाँ से शब्द खोजने, नेक्स्ट पेज में इसके इनके नाम लिखने। आप देखिए क्या क्या है, आप मेरे को एक तो बांसुरी है, ठीक है, सहनाई, ठीक हो गया, और बताइए शंख, और बताइए नाद, ठीक है, बंद, ठीक है, सिंगी, और है बीन। ठीक है, ये सारे शब्द हो गए हैं। एक है अलगोजा। ठीक है बेटा, और ये शब्द आपने यहाँ पर लिखने हैं, ऊपर के शब्द। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आज की पहेली। अब कुछ पहेलियाँ भी हैं, चलिए पढ़ते हैं। आज हम आपके लिए एक अनोखी पहेली लाए हैं। नीचे कुछ अक्षर दिए गए हैं, आप इन्हें मिलकर कोई सार्थक शब्द बनाए। अक्षरों को आगे पीछे किया जा सकता है, यानी उनका क्रम बदला जा सकता है। आप अपने मन में किसी भी अक्षर के स्थान कोई मात्रा भी लगा सकते हैं। पहला शब्द हमने आपके लिए बनाया है, जैसे महासागर, है ना, महासागर बनाया है। हिमालय, यहाँ पे आप हिमालय बना सकते हैं, हिमालय। गंगा, भीतर, इसमें जैसे ये लौ शब्द है, इसमें बनेगा लायक। किया भी बन सकता है, लायक भी बन सकता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखिए, झरोखे से। झरोखा मतलब झांकने वाला, खिड़की। आप अपने विद्यालय में वंदे मातरम गाते होंगे। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचा गया यह गीत स्वतंत्रता की लड़ाई में लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत था। भारत में इसका स्थान जन गण मन के समान है। क्या आप इसका अर्थ जानते समझते हैं? आइए आज हम पहले इसका अर्थ समझ लेते हैं, फिर समूह में चर्चा करेंगे। देखिए, वंदे मातरम, हे माता मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। सुजलाम सफलाम, तुम जल से भरी हुई हो। मलय जशीतलाम, तुम्हें मलय से आती हुई पवन शीतलता प्रदान करती है। सस्ती श्यामला मातरम, तुम अन्न के खेतों से परिपूर्ण वंदनीय माता हो। वंदे मातरम, हे माँ मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनी, जिसकी रमणीय रात्रि को चंद्रमा का प्रकाश शोभायमान करता है। फुल्य कुसुमित द्रुम दल शोभिनी, जो खिले हुए फूलों के पेड़ों से सुसज्जित है।
सुहासिनी, सुमधुर भाषणी, सदैव हंसने वाली, मधुर भाषा बोलने वाली, सुखदाम वरदाम मातरम, सुख देने वाली, वरदान देने वाली माँ, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ, मैं तुम्हें वंदना करता हूँ, तुम्हारी बार बार वंदना करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ठीक है। अब देखिए, अपने मातृभूमि कविता को पढ़ा और वंदे मातरम को भी अब कक्षा में चर्चा कीजिए और पता लगाइए कि इन दोनों में कौन सी बातें एक जैसी हैं और कौन सी बातें कुछ अलग हैं। दोनों में अपनी मातृभूमि की वंदना की गई है, अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम को दर्शाया गया है। खोजबीन के लिए नीचे पाठ से संबंधित कुछ रचनाएं दी गई, इन्हें पुस्तक में दिए गए QR कोड की सहायता से पढ़ें, देखें और समझें। स्वाधीनता की सरगम वंदना के इन स्वरों में न हाथ शस्त्र हो, पुष्प की अभिलाषा, यह महिमामय अपना भारत। अब देखिए, आइए पुष्प की अभिलाषा पढ़ते हैं। पढ़ने के लिए पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी की एक बहुत प्रसिद्ध रचना है, पहले भी बताया है। स्वतंत्रता के संग्राम में साहित्यकारों ने भी अपना अमूल्य योगदान दिया ही दिया अपने शब्दों के माध्यम से। उन्हीं में से एक कविता पुष्प की अभिलाषा भी है और उस समय ये क्रांतिकारियों की एक प्रिय कविता थी। चाह नहीं, अब देखिए कविता, चाह नहीं मुझे सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, मतलब चाह नहीं प्रेमी माला में बित प्यारी को ललचाऊं, ना ही उनको कोई प्रेमियों की माला बनने में कोई मतलब शौक है पुष्पों को, मतलब प्रेमी अपनी प्रेमिका को पहना रहा है या प्रेमिका अपनी प्रेमी को पहना रही है, उनको पुष्पों को ये भी शौक नहीं है पुष्प क्या चाह रहे हैं। मतलब पुष्प, अगर आप फूल हैं तो फूल क्या चाह रहा है, उसे कोई चाह नहीं कि वो सुरबाला के गहनों में गूथा जाए या उसके गजरा बनाया जाए या प्रेमी प्रेमिका की मालाएं बनाई जाए। चाह नहीं सम्राटों के सौं पर हरी डाला जाऊं, और उसको ये भी चाह नहीं कि जब बड़े बड़े सम्राट युद्ध के मैदान में जब शहीद हो जाए तो उनके सौं पे मुझे डाला जाए। चाह नहीं देवों के सिर चढ़ भाग्य पेट लाऊं, ना ही फूल ये चाह रहा है कि मैं देवताओं के सिरों में चढ़ूं और अपने भाग्य पेट लाऊं, है ना। मुझे तोड़ देना वनमाली, वो कह रहे मुझे तोड़ देना वनमाली, उस पथ पर देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जावे वीर अनेक। जिस पथ पर वीर मातृभूमि पर अपना शीश चढ़ाने के लिए जा रहे हैं या लड़ने के लिए जा रहे हैं अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, उस पथ पर मुझे फेंक देना, मैं उसी पर मुझे गर्व होगा जब मैं मातृभूमि पर, मातृभूमि के लिए लड़ने के लिए जो जा रहे हैं, जो भी वीर, उनके पैरों के तले में जब दबूं तो मुझे उसमें खुशी है, ना कि मुझे सम्राटों के सौं पे चढ़ने की, ना ही मुझे भगवानों के सरों पे इठलाने की, ना मुझे सुरबाला के गहनों में गुथे जाने की, ना मुझे प्रेम या प्रेमी प्रेमिका के मालाओं में गूंथने की कोई शौक नहीं। मुझे बस, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ, मुझे वीर जिस पथ पर लड़ने के लिए जाते हैं उस पथ पर मेरे को फेंक दिया जाए। ठीक है, अब ये चैप्टर होता है बेटा हमारा यहीं पे कंप्लीट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस पार्ट से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए जय हिंद।